एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को एक दूसरे देश की फौज, उसके कमांडो, उसके सैन्य कस्ते, उसकी बीबी के सहित उसको घसीट ले जाते हैं। Successfully captured Maduro in the dead of night. So we are going to run the country. At any given time 10 से 15 चाइनीज शिप्स और वेसल्स अमेरिका के कोस्ट लाइन के पास हर समय मौजूद है। तो ये चीज अमेरिका को बर्दाश्त। Today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. The United States Armed Forces चाइना ने ताइवान के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। किम जोंग का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली मुद्रो को रिलीज किया जाए, नहीं तो ये विश्व युद्ध की रूपरेखा ले सकता है। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज की तारीख में तेल ही एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार है जिसको कि हर एक कंट्री इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो यूएस आज की तारीख में इंडिया से भी ज़्यादा खुश नहीं है। जय हिंद साथियों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की शुरुआत हुई और लोग व्यस्त थे एक दूसरे को मुबारकबाद देने में। इसी बीच साल के तीसरे ही दिन एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को एक दूसरे देश की फौज, उसके कमांडो, उसके सैन्य कस्ते, उसकी बीबी के सहित उसको घसीट ले जाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुआ है। इसका हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है, इस सब के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार साथियों, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि अभी तक हमारे नए साल की बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी जी, और एक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि जिसकी मिसाल आगे वाले टाइम तक दी जाएगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जिससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोतागण हैं और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो वेनेजुएला के बारे में थोड़ी सी जानकारी नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर हम उनको दें, जिससे कि वो हमसे बेहतर कनेक्ट हो पाए, विजुअलाइज उसको देख। जी जी। तो साथियों, अब हम ये नक्शे पर देख पा रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये है इंडिया। अब यहाँ से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर, आप इसके बारे में अपने विचार। देखिए, हम इंडिया में खड़े हुए बात कर रहे हैं और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 15,000 किलोमीटर दूर जो वेनेजुएला है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नॉर्थ टिप में जो देश मौजूद है वो वेनेजुएला है, जो कि अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के कोने में स्थित है। जैसे कि वेनेजुएला आप देख पा रहे हैं क्लोजर व्यू में, ये कंट्री जो है हमारे 3 राज्य जैसे यूपी, एमपी और राजस्थान के साइज के बराबर है। तकरीबन पॉपुलेशन यहाँ की 3 करोड़। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समुद्र के किनारे स्थित है और इसका करीब 3,000 किलोमीटर लंबा इनका कोस्ट लाइन है, जो कि एक देश होने के नाते बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और हम इसकी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये स्पेन का कॉलोनी था। उसके बाद फिर इसको इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद जो है यहाँ पे शासन होता रहा, जो कि प्राइमरीली डिक्टेटरशिप थी। फिर बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके दौरान यहाँ का ये जो एरिया, लेक वाला जो एरिया है, इसके आसपास जो है इनका तेल मिलना शुरू हुआ। उस तेल ने इस एरिया की जो इम्पोर्टेंस है
पूरे लैटिन अमेरिका के साथ इसको बदल के रख दिया। जी। क्योंकि तेल जब मिलना शुरू हुआ तो उससे पैसा आया, पैसा आने के बाद देश डेवलप हुआ और सन 80 के दशक में एक ऐसी स्टेट थी कि ये लैटिन अमेरिका का सबसे डेवलप्ड और विकसित देश में शुमार होने लगा। फिर शुरुआत हुई यहाँ पे डेमोक्रेसी की, उसके अपने नफ़ा और नुकसान होते रहे और उसमें होते होते ये हुआ कि कोलंबिया, जो कि एक ड्रग का एक बहुत बड़ा अड्डा है, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका के साउथ में है और ड्रग ट्रैफिकिंग और जो आपके इलीगल जितने भी व्यापार हैं उन सबको बढ़ावा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब शुरू हुई तो उसका इन्फ्लुएंस इस कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 80 के दशक और 90 के दशक में, तो नई नई गवर्नमेंट जो आई उन्होंने लोगों को फ्री में चीज़ें बांटना शुरू कर दिया। तो एज ए रिज़ल्ट जो इनका देश है वो गरीब होता चला गया और पब्लिक को फ्री में चीज़ें देना शुरू कर दिया और पब्लिक को आदत पड़ गई सारी चीज़ें फ्री में लेने की। तो सर उस समय तक तो ये प्रो यूएसए होता था जी, लेकिन 90 के दशक में ये प्रो चाइना और प्रो रसिया हुआ। तो क्या ये वजह रही ये जो डेवलपमेंट हुआ है या कोई और? देखिए, जब इसमें तेल मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा तेल का इसमें ख़रीदार यूएस था, क्योंकि उनके नेक्स्ट डोर था। धीरे धीरे आपस में मार्केट बढ़ते चले गए और जब यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू करे 2014 में जी। तो उसके बाद इनको नया मार्केट जो मिला वो मिला चाइना का। चाइना, देखिए, अगर आप वर्ल्ड के नक्शे में देखेंगे तो चाइना कहाँ पे है, वेनेजुएला कहाँ पे है, लेकिन यहाँ से तेल इन्होंने खरीदना शुरू करा। तो जब इन्होंने तेल यहाँ से खरीदना शुरू करा, चाइना का इंटरेस्ट। दूसरा, एट एनी गिवन टाइम 10 से 15 चाइनीज़ शिप्स और वेसल्स अमेरिका के कोस्ट लाइन के पास हर समय मौजूद है। तो ये चीज़ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। ये चीज़ ना अमेरिका को बर्दाश्त है, ना कोई भी कंट्री बर्दाश्त कर सकता है। फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट शुरू हुआ कि रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। रशिया और यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ तो नाटो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। अभी ये सुनने में आ रहा है कि चाइना ने ताइवान के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अब यूएस को अपनी साख बचाने के लिए चाइना को कहीं तो रोकना है, जो आपके पड़ोस में मौजूद है, जैसे कि श्रीलंका हमारे पड़ोस में मौजूद है। जी। चाइना के साथ में ताइवान है और यूएस के साथ में ये वेनेजुएला है। तो आपका डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आपके पड़ोस में ज़्यादा होगा, वनस्पति की 15,000 किलोमीटर दूर हो। तो इस सब को देखते हुए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि चाइना की कुछ एक्टिविटी जो ताइवान में होने वाली थी या जो कि नियर फ्यूचर में होने वाली है, उसको चेक करने के लिए यूएस ने ये कदम उठाया है और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द लेडी को अपने देश में लेके गए हैं, जिससे कि क्योंकि चाइना एज ऑफ नाउ द बिगेस्ट ऑयल कंजम्पशन वेनेजुएला से वो चाइना कर रहा है। उसके बाद इंडिया का नंबर आ रहा है। तो यूएस आज की तारीख में इंडिया से भी ज़्यादा खुश नहीं है जी। और अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज की तारीख में तेल ही एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार है जिसको कि हर एक कंट्री इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो सर इस डेवलपमेंट के बीच में यूएन की कोई भूमिका नहीं? देखिए, यूएन की भूमिका, अगर यूएन फेल हो रहा है जब ही तो कंट्री आपस में एक दूसरे को इस कदर आ गए हैं कि आप
सॉवरेन कंट्री के ऊपर अपनी मर्जी से आप अटैक कर रहे हैं और उसके प्रेसिडेंट या जो गवर्नमेंट हेड है उसको बंदी बना के अपने देश में लेके जा रहे हैं। ये यूएन का टोटल फेलियर है। ये जो घटना घटी है, ये डेवलपमेंट हुआ है, ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा नहीं देगा? ये देखिए साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को इकट्ठे होके इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि कल अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करके उसको अपने साथ शामिल करता है बोलने के लिए कि भाई हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है, कल को ऑस्ट्रेलिया अपने पास में जो आइलैंड है उसको अगर टेक ओवर करना चाहता है, हम अपने पास के कोई भी पड़ोसी देश को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो ये तो एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि ओपनिंग द कैन ऑफ वॉर्म्स। आप एक कैन खोल दीजिए, उसके अंदर कीड़े जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसका बड़े कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ और वर्ल्ड का जो यूएन ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए सारे कंट्रीज़ को यूएन के साथ में आना चाहिए। और आज की तारीख में सबसे बड़ा जो हथियार है किसी भी देश के पास वो है वहाँ की करेंसी और ट्रेडिंग पावर। अगर सारे लोग मिलके यूएस के खिलाफ खड़े हो जाएं और उनका डॉलर में जो ट्रेड चल रहा है उसको अगर बंद कर दें, या जो उनको स्विफ्ट सिस्टम जो चलता है ट्रांसफ़र का उसको अगर बंद कर दें, तो यूएस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सीधे यूएन के पास जाने के लिए। और इनके जो प्रेसिडेंट और लेडी को जो अगवा किया गया है वो किसी इमीडिएटली न्यूट्रल कंट्री में उनको भेजा जाए। तो सर क्या आप इसे जो दो राष्ट्रपति जो देशों के प्रमुख हैं उनकी लड़ाई है, या फिर वेनेजुएला की इंटरनल पॉलिटिक्स? क्योंकि जैसे ही मुद्रो को अरेस्ट किया है, वहाँ की जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना, उन्होंने सब जगह सोशल मीडिया पर डिक्लेयर किया है कि अब वेनेजुएला आज़ाद हो गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मेरा मानना तो ये है कि बाहर का कंट्री, कोई भी कंट्री हो, आपकी सोवरेनिटी में दखलंदाज जब करेगा जब आपका इंटरनल डिसऑर्डर होगा। लेकिन कोई भी देश इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि इसका फाइनल इम्प्लीकेशन क्या है। और जब तक उसका कोई निहित स्वार्थ नहीं हो या निहित इंटरेस्ट नहीं होगा, वो अपनी कंट्री की साख को दांव पे नहीं लगाएगा। सर, इस डेवलपमेंट के बाद नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली मुद्रो को रिलीज किया जाए, नहीं तो ये विश्व युद्ध की रूपरेखा ले सकता है, ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है घटना। देखिए मैं इस चीज़ से काफ़ी सहमत हूँ कि ये विश्व युद्ध 3 की तैयारी का संकेत दे रहा है। क्यों? रशिया और यूक्रेन पिछले 2.5 साल से वॉर में, इजराइल और ईरान एंड इसके नेबरिंग कंट्रीज वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। चाइना ताइवान के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्डर का एक और ये आ गया, तो ये सब हमें एक संकेत दे रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने का। और अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी, यूएन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना था। कोई ऐसी पावरफुल सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जो उनको कंट्रोल में कर सके सर, और यूएन बना उसके बाद। लेकिन आज की तारीख में यूएन इतना लाचार है कि उसको एक शब्द जो कि बहुत अहमियत रखता था वो आजकल देने में असमर्थ है। सर, इस सारे सीन के अंदर आज हम अपनी भारत की अपनी स्थिति क्या देखते हैं? देखिए हमारा देश बहुत स्वाभिमानी रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो स्टार्ट किया था कि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं और किसी भी
समूह का समर्थन नहीं करते हैं जी। और हमारे जितने भी लोगों के साथ रिश्ते रहे हैं हमने सबको बराबरी का दर्जा दिया है एज ए कंट्री, जो कि अभी एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से आना बाकी है, लेकिन आई एम श्योर हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा इसके ऊपर कि किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को दूसरा देश बर्बाद नहीं कर सकता है यूनिलैटरली। और इससे वर्ल्ड ऑर्डर में जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है एज ए न्यूट्रल कंट्री, एज ए हेल्पिंग कंट्री, कोविड वैक्सीन में इंडिया ने कितना लोगों का दवाइयाँ दी थी इंक्लूडिंग यूएस जी। और हमारा कभी भी किसी देश के साथ टेरिटोरियल गेन्स का एम या मुद्दा कभी नहीं रहा है। तो इंडिया का स्टेचर आज की तारीख में ये एक्टिविटी होने के बाद और बढ़ा है और जो कि और बढ़ेगा। तो सर अभी आपने इस डेवलपमेंट के बैकग्राउंड, वर्तमान और फ्यूचर के बारे में मैं पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे हमारा देश क्या लेसन ले सकता है, इससे क्या आगे हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा देश के लिए हमारे 3 लेसन्स हैं। पहला, वर्ल्ड ऑर्डर में हमको इतना मजबूती के साथ इसको कंडेम करना है जिससे कि इस तरीके की कोई भी और देश ऐसा करने की हिमाकत ना कर सके। नंबर 1, अगर हमको एज ए ग्लोबल लीडर और ग्लोबल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह उभरना है तो हमें इसको कंडेम करना चाहिए जी। नंबर 2, हमें अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स एशिया अप टू जापान एंड अप टू मिडल ईस्ट, हमारी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई भी देश इस तरीके की अगर कोई एक्टिविटी करना चाहे तो हमारा जो माइट है उसके खिलाफ उसको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसको 2 बार सोचना चाहिए कि मैं ये हिमाकत एक न्यूट्रल कंट्री के खिलाफ, जहाँ पे कि एक सॉवरेन देश जो कि अपने पड़ोसियों का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना रखता है, उससे मेरे को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेना पड़ेगा। और जो कि ऑलरेडी एक डिक्लेयर्ड स्टेबल न्यूक्लियर पावर है और वर्ल्ड में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और स्टेबल डेमोक्रेसी का एक बेताज बादशाह है। तीसरी चीज, हमारा जो इंटरनल गवर्नेंस है और हमारे पड़ोसी देशों का जो इंटरनल गवर्नेंस है उसको मजबूत करने के लिए हमको जितना मदद अपने पड़ोसी देशों की, सार्क कंट्रीज़ की और अभी तो ब्रिक्स नेशंस आ गया है, उसकी आपस में मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ा और अहम जो मुद्दा है कि अपनी जो करेंसी की जो अभी तक हम बात करते रहे थे, उस करेंसी को एज अ स्टेबल ऑल्टरनेटिव टू द यूएस डॉलर उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मौका है, इसको हम अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बस मेरा तो यही 4 चीज़ों के बारे में कहना था और आई एम श्योर जो बाकी हमारे थिंकर्स हैं वो इस चीज़ में ऑलरेडी विचार कर रहे होंगे। दिन दूनी और रात चौगनी मेहनत जो है उनकी जारी होगी। तो साथियों, अभी आपने ग्रुप कैप्टन सूर्यपाल सिंह सेवानिवृत्त, उनकी बेबाक राय सुनी जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर किसी चर्चा के लिए आपको तकलीफ देंगे नेशन इंटरेस्ट में जी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।